हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और हम आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स का आज का पेपर सॉल्व कर रहे थे, बोर्ड एग्जाम 2023 का। सेक्शन ए हमने सॉल्व कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 पूछ रहा है, द डायग्राम बिलो शोज द रे ओपी ट्रैवलिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ अ सर्टेन मटीरियल। इक्विलेटरल प्रिज्म है यानी कि तीनों एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, अभी पूछ रहा है ना पार्ट ए में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2 दैट इज एंगल ऑफ एमरजेंस। बोलो, एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है 43 डिग्री। तो हमारे पास में फॉर्मूला है, वो है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। यहाँ पे I1 65 डिग्री दिया हुआ है, प्लस I2 तो हमको निकालना है। चलो I2 हम निकालेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो हमको पता है 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है 43 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो I2 तुम्हारा आएगा 60 प्लस 43 दैट इज़ 103। 103 में से 65 माइनस करो, कितना होता है 38 डिग्री इसका आंसर आएगा। ओके, और पार्ट बी पूछ रहा है व्हाट इज़ द रे QS कॉल्ड। तो QS को हम एमरजेंट रे बोलते हैं, तो इसका आंसर ये रहा। नाउ पार्ट 2 है, कॉपी द डायग्राम गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द लाइट रे PQ एज इट एमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म बाई मेकिंग नेसेसरी एंगल्स। द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42 डिग्री। ओके, नाउ देखो ये जो PQ है, ये लाइन यहाँ से सीधी जा रही है इधर तक। ओके, तो हमको एंगल देखना रहेगा, कौन कौन सा एंगल है। तो ये तो हो गया 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है ही, तो ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा 30 डिग्री। 90, 60, 150, 150 और ये 30 है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर ज़्यादा बनेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं, ऐसे कुछ नॉर्मल बनेगा अगर, तो अगर यहाँ नॉर्मल बनता है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 60 डिग्री हुआ, तो ये तो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास से ज़्यादा है, 42 डिग्री से ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो 60 डिग्री ही वापस बना करके ये एंगल जा रहा है, ये लाइन जा रही है 60 डिग्री बनाते हुए जाएगी। अब ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हुआ। 30, 60, तो नेक्स्ट एंगल जो है ये वाला एंगल, ये 90 ही होना है। 90 होगा, इसका मतलब कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट चली जाएगी। तो ऐसे एरो भी करके दिखा दोगे कि इस तरीके से एंगल निकल जाएगा, एक यहाँ एरो दे दोगे। इधर में भी 60 डिग्री लिख देना। नाउ पार्ट 3 है, द डायग्राम बिलो शोज टू पैरेलल रेज, एक ऑरेंज कलर की एक ब्लू कलर की, इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन एयर ग्लास बाउंड्री। ठीक है, अभी ए में बोल रहा है कॉपी एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ रेज A एंड B। देखो दोनों ही रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, यानी कि नॉर्मल की तरफ जाएगी। तो अगर हमें यहाँ एक मतलब कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम, पहले यहाँ एक नॉर्मल बना देना है, यहाँ पे भी एक नॉर्मल बना देना है। अब क्योंकि ब्लू का स्पीड कम होता है, ब्लू वाले को ज़्यादा मुड़ते हुए दिखाओगे, मतलब ज़्यादा डेविएशन हो गया, और कंपैरेटिवली हम इसको कम दिखाएं, मतलब कम मुड़ा हुआ दिखाएंगे, यानी थोड़ा सा और ज़्यादा दूर रहेगा ये नॉर्मल से, ऑरेंज वाला, बिकॉज ऑरेंज की स्पीड ज़्यादा है, डेविएशन कम है। नाउ नंबर बी में बोल रहा है हाउ डू द स्पीड्स ऑफ दीज रे डिफर इन ग्लास। तो वही चीज़ बता रहा है, ग्लास में कैसे डिफर होगा, ब्लू का स्पीड जो है वो कम होगा, ऑरेंज का ज़्यादा होगा। तो हम लिख देंगे कि ब्लू का स्पीड जो है वो कम होगा ऑरेंज वाले से। ओके, नाउ नंबर सी बोल रहा है आर द टू रिफ्रेक्टेड रेज इन ग्लास पैरेलल, गिव अ रीजन। ऑब्वियसली पैरेलल तो नहीं है, नो लिखोगे, और रीजन में यही दोगे कि डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड्स इन एनी मीडियम अदर देन एयर। क्योंकि हमको पता है एयर में तो सबकी स्पीड और सेम होती है, लेकिन और कोई भी मीडियम होगा तो अलग अलग स्पीड्स हो जाएगी।
स्पीड कम होगी, और भी एक पार्ट लिख सकते हो इसके अलावा इसके बाद में कि स्पीड कम होगी तो डेविएशन यानी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका डिफ्लेक्शन कम होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, लिखा है अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। स्क्रीन से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉन्वेक्स लेंस है, तो स्क्रीन पे इमेज बनता है, यानी इमेज और लेंस के बीच की दूरी 60 है, तो v है 60। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। तो हमको पता करना है कि u बताओ क्या होगा, तो चलो इसको करते हैं। तो ये रहा वो सम, f फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने +10 लिया। v अगेन क्योंकि रियल इमेज बन रहा है कॉन्वेक्स लेंस में, तो रियल इमेज बनता है तो प्लस होता है, और u हमको पता करना है तो हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/f = 1/v - 1/u। ये हमने सॉल्व किया, देख लो अच्छे से, पूरा पार्ट सॉल्व हुआ, लास्ट में आंसर हमारा माइनस में आएगा बिकॉज u हमेशा लेफ्ट साइड ही रहता है, तो हमारा आंसर आया 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ 2 का पार्ट ए है अ कॉइन केप्ट इनसाइड वाटर, म्यू दिया है 4/3, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। When viewed from air in a vertical direction appears to be raised by 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर से रेज हो चुका है, न तो इसका ये एपरेंट डेप्थ है न रियल डेप्थ है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डेप्थ ऑफ द कॉइन इन वाटर, यानी रियल डेप्थ पता करो। तो लेट्स डू दिस ऑल्सो। तो ये रहा वो सम, मैंने लिख दिया कि लेट द डेप्थ ऑफ द कॉइन इन वाटर भी x मिलीमीटर, मतलब रियल डेप्थ को मैंने x माना, तो एपरेंट डेप्थ क्या होगा, 3 मिलीमीटर ऊपर आया ना, यानी कम है, तो एपरेंट डेप्थ x - 3 हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, उससे सॉल्व करोगे तो 12 मिलीमीटर आ गया डेप्थ ऑफ कॉइन इन वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट बोल रहा है नंबर बी, हाउ इज द क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो इसमें वो फॉर्मूला दे सकते हो दैट म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c। तो साइन c मतलब कि साइन क्रिटिकल एंगल, ये वाला फॉर्मूला दे दिया। नाउ कमिंग टू पार्ट 3 का ए है इंफ्रारेड रेडिएशन आर यूज्ड इन वॉरफेयर, एक्सप्लेन विथ रीजन वाई। तो इसका मेन रीजन होगा, देखो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल ये विजिबल रेडिएशन में, मतलब विजिबल लाइट वाले पार्ट में नहीं आती है ना, तो दे आर इनविजिबल एंड दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो एब्जॉर्ब नहीं होती इसलिए काफ़ी दूर तक जा पाती है, ये इसका रीज़न होगा। नाउ पार्ट बी है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 45 डिग्री ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म इन द डायग्राम बिलो। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ 45 डिग्री पे, फिर यहाँ स्प्लिट हो गई, रेड वायलेट पूरा निकल रहा है सारा रेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है इसका, नेम द फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय द रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स एंड एमर्जेस आउट ऑफ प्रिज्म। तो जब ये अंदर आता है स्प्लिट हो जाता है, तो ये हो गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और नंबर 2 पूछ रहा है स्टेट द कॉज ऑफ द अबव फिनोमिना मेंशन बाय यू। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मेन ये होता है कि डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड्स इन अ मीडियम अदर देन एयर। सो अलग अलग स्पीड होने के कारण उनमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। वो पार्ट समझाने के लिए और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलेज हैज़ वेलोसिटी रेशियो 4 है, इसका मतलब इसमें 4 पुलेज होंगे। नंबर ए बोल रहा है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द सिस्टम इंडिकेटिंग क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ द लोड एंड द एफर्ट। ओके, चलो बनाते हैं। नाउ यही रहा वो डायग्राम, 4 पुलेज है, तो देखो 4 पुलेज लगा दिए, एफर्ट नीचे की तरफ दे रहा है, लोड नीचे की तरफ एरो दिया है। टेंशन का बोला नहीं है बट मैंने लगा लिया, तो आप भी लगा लिए होगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बोला नहीं था कि टेंशन का लगाओ, बाकी टेंशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो ये हमने कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द गिवन पुले सिस्टम इफ इट इज एन आइडियल पुले सिस्टम। अगर ये एक आइडियल पुले सिस्टम है तो इसकी एफिशिएंसी 1 होगी। इसका मतलब इस केस में हमको पता है दैट मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। इसका मतलब 4 होगा इसका आंसर, हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ कमिंग टू 6 पार्ट 2, ये मीटर स्केल दिया है, मतलब 0 से 100 सेंटीमीटर तक का स्केल है।
अ मीटर स्केल, इसका वेट है 50 GF, कैन बी बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क विदाउट एनी वेट सस्पेंडेड ऑन इट। ना देखो, पहले इस लाइन को ही हम समझते हैं, फिर आगे सम पढ़ेंगे। लिखा था कि एक स्केल है और देखो विदाउट एनी वेट, अगर किसी स्केल में वेट बिल्कुल भी ना हो तो जो स्केल का पूरा वेट होता है वो हमेशा सेंटर पे सिचुएटेड होता है, यानी कि 50 सेंटीमीटर मार्क में इस स्केल का वेट होना चाहिए। यानी हम जब स्केल को बैलेंस करने की कोशिश करें तो बिल्कुल बीच 50 सेंटीमीटर मार्क पे एक उंगली रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको हम 40 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस कर पाते हैं। वेट इसका स्केल का 50 GF है। इसका मतलब ऑल्दो ये 100 सेंटीमीटर का है, पर इसमें जो वेट है ये इस तरीके से स्केल को बनाया हुआ है कि 40 सेंटीमीटर तक में ज़्यादा हैवी है ये। इसी कारण इसका वेट जो है ज़्यादा कहाँ पे है, 50 की तरफ, माने 40 की तरफ है, 40 सेंटीमीटर मार्क में। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ए, इफ़ दिस रूलर इज़ कट एट इट्स सेंटर, यानी कि अगर इसको हम बिल्कुल 50 पे ही काट दें, यहाँ पे काट दें, तो अभी ये आधा जो है पार्ट, दो स्केल बन गए इसके। अब बोल रहा है विच पार्ट, 0 to 50 यानी लेफ्ट वाला पार्ट या 50 to 100 राइट वाला पार्ट विल वे मोर देन 25 GF। अब देखो ये चीज़ जो 40 वाला पार्ट है यहाँ पे फलक्रम है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ फलक्रम बनाऊँ तो यहीं पे इसका जो वेट है वो ये 50 GF हो गया, यहीं पे हो गया ये। तो अगर यहीं 50 GF है तो मोर देन 25 तो 0 to 50 वाले में ही होगा। इसका मतलब 0 to 50 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है ये करेक्ट आंसर होगा। और नंबर बी पूछ रहा है व्हाट मिनिमम वेट placed on this meter ruler can balance this ruler when it is pivoted at its center। अगर इस बार पिवोटेड सेंटर पे हो, ठीक है, 50 सेंटीमीटर में जैसे सब रहता है जनरली मीटर रूल, तो हम इसको मिनिमम वेट क्या लगाएं। अभी देखो मिनिमम वेट लगाने के लिए हम इसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे, यानी कि सबसे लास्ट 100 सेंटीमीटर पे रख देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो देखो हमने मान लिया चलो W1 जो वेट है वो हमने 100 सेंटीमीटर मार्क पे रखा, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाया, W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2 लगा करके किया। तो वेट नंबर 1 हमको पता है कि 100 पे हम रखने वाले हैं, लेंथ जो है वो 50 से, क्योंकि फलक्रम से माइनस करते हैं, 100 माइनस 50 किया। दूसरी तरफ हमको पता है W2 यानी वेट तो 50 GF है, रखा कहाँ है 40 पे ना, तो 50 माइनस 40 कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। सॉल्व किया तो 10 GF हमारा आंसर आएगा। नाउ पार्ट 3 है, अ कार ऑफ मास 120 kg इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर and it accelerates to attain a speed of 54 किलोमीटर पर आवर in 5 seconds। तो हमको कैलकुलेट करने बोल रहा है वर्क डन और पावर, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये रहा वो सम, मास दिया 120 kg, U 18 था, V 54 था, बट हम ये किलोमीटर पर आवर में था तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया और मीटर पर सेकंड में इसको निकाल देंगे, मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड U और 15 मीटर पर सेकंड V। उसके बाद में वर्क का फॉर्मूला क्या है, देखो वर्क का फॉर्मूला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² माइनस हाफ mvu², इसमें m कॉमन लिया, सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 12,000 जूल। और अब पावर निकालना है, तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क 12,000 जूल है, टाइम 5 सेकेंड दिया था, तो पावर होगा 2400 वॉट। ओके, ये 6 खत्म हुआ। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। लिखा हुआ है 1 का पार्ट ए है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज अफेक्टेड ड्यू टू द लार्जर सरफेस ऑफ अ स्कूल बेल। लार्जर सरफेस एरिया है, मतलब कि लाउडनेस डिपेंडेंट है लार्ज सरफेस एरिया पे। नंबर बी है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अल्ट्रासोनिक वेव हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड इन 14 सेकेंड व्हेन इट इज रिसीव्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द रिसीवर ऑफ द सोनार। देखो एक जो सोनार होता है वो कोई भी जगह होती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक शिप का पार्ट दे दो, समझ लो शिप यहाँ पे है, अब कोई सोनार है वो यहाँ से निकलेगा, इस सरफेस तक आएगा, सरफेस से आके फिर से लौटेगा यहाँ तक, रिसीवर तक, ठीक है, सोनार से जो वेव है वो निकल रही है। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो 2 बार डिस्टेंस कवर किया, नीचे तक गया,
फिर ऊपर तक गया, तो उसने ये जो सी का जो डेप्थ है ना उसको 2 बार कवर किया है इस अल्ट्रासोनिक वेव ने। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव ने जैसे रिफ्लेक्शन होता है, इको जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि 2D इज इक्वल टू v इंटू टी, मतलब कि स्पीड इंटू टाइम। तो इस केस में अगर ये 1.5 किलोमीटर है, मतलब कि इंटू 1000 करना चाहो या किलोमीटर भी रखना चाहो तो कोई फ़र्क नहीं, किलोमीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम इको के हिसाब से देखें तो 2D इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई टी हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ 2D का आंसर है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 14 सेकेंड। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 21 किलोमीटर। तो 2 बार डिस्टेंस ट्रैवल करने में 21 किलोमीटर, यानी कि सी का जो डेप्थ है, सी है या जो भी ये वाटर बॉडी है, उसका जो डेप्थ है वो है 10.5 किलोमीटर, लेकिन जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? अल्ट्रासोनिक वेव ने गया भी है फिर आया भी है, तो इसने 21 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब आपका आंसर 21 किलोमीटर होगा, मीटर में किया हो तो 21,000 मीटर होगा। दोनों केस में ही आंसर करेक्ट होगा, बट इसको बाई 2 मत करना। डिस्टेंस और नहीं बोला है यहाँ पे, मतलब डिस्टेंस कहने का मतलब कि जो डेप्थ है वो नहीं बोला है, यहाँ बोला है कि अल्ट्रासोनिक वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। 7 का पार्ट 2 है इसका ए, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर चेंजेस। तो ये न्यूक्लियर फिजन का दिया है 23892, ये पी का है मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। पहले हीलियम निकला, मतलब कि अल्फा रेज निकली है, तो क्यू का क्या होगा? देखो ऊपर तो होगा -4 हुआ होगा, तो ऊपर तो है 234, और नीचे क्या हुआ होगा? नीचे -2 हुआ होगा तो 90 हुआ है। अभी ये एक अल्फा रे निकला, उसके बाद में नेक्स्ट बीटा रे निकला है, तो आर क्या हुआ? आर में एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा 91, और मास नंबर एज इट इज़ रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, तो 234। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में पूछ रहा है, नेम द न्यूक्लियर रेडिएशन विच इज़ द हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर, जिसकी स्पीड सबसे कम होती है वो ही ज़्यादा आयोनाइज करते हुए निकलता है, यानी कि अल्फा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 मतलब 7 का, वी आर एबल टू सी द टीवी चैनल्स क्लियरली व्हेन वी सेट टीवी ऑन ऑटो ट्यूनिंग। ए पूछ रहा है विच फिनोमिना लेड टू द क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द चैनल्स ड्यू टू ऑटो ट्यूनिंग। उसका रीज़न क्या है? रेजोनेंस है। नंबर बी पूछ रहा है, डिफाइन द अबव फिनोमिना मेंशन बाय यू। तो रेजोनेंस का पूरा डेफिनेशन दे दोगे कि इट्स अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, और वो पूरा पार्ट जो दिया था कि मेन पार्ट है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो इट द बॉडी वाइब्रेट्स विथ इंक्रीज एम्पलीट्यूड एंड दैट इज नोन एज रेजोनेंस। और पार्ट सी पूछ रहा है, गिव एनी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में थे, जैसे कि मशीन पार्ट्स में रेजोनेंस, फिर था कि रेजोनेंस इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड साउंड बॉक्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट, उसके बाद रेजोनेंस इन अ ब्रिज व्हेन ट्रूप ब्रेक द स्टेप्स, वो वाला पार्ट। कोई भी एक एग्जाम्पल आप दे सकते थे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। पार्ट ए पूछ रहा है, 1 का पार्ट ए, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या था कि इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटीरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड नेक्स्ट बोल रहा है, व्हाट हैपन्स टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इज डबल। तो क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए व्हाट हैपन्स तो लिखोगे नो इफेक्ट या नो चेंज, कुछ भी लिख सकते हो। नाउ सी था, नेम अ सब्सटेंस हुज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड विद द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंस जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। तो हाँ, कुछ एक अलॉयज है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। एक है कांस्टेंट 10, यह भी लिख सकते थे आप, कांस्टेंट 10 सॉरी, और या फिर आप ये भी लिख सकते थे मैंगनीन या मैंगनाइन, जो भी बोलो इसको। नाउ कमिंग टू 8 का पार्ट 2A, विच न्यूक्लियर रेडिएशन विल ट्रैवल अनडेविएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी गामा रेडिएशन।
एंड नंबर बी है हाउ कैन वन स्टॉप द रेडिएशंस एस्केपिंग फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप लेड के वॉल लगा सकते हो, वॉल बोलो या शील्ड बोलो, कुछ भी, मतलब लेड के वॉल्स लगा के या शील्ड लगा के ये काम कर सकते हैं। पार्ट सी है नेम वन इंटरनल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन का इंटरनल सोर्स हो गया कार्बन 12 या फिर पोटेशियम 40, कोई भी एक लिख सकते थे। नाउ कमिंग टू पार्ट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, इसको हम करते हैं। तो देखो इसमें आई पता करना है, इसके लिए हमारे पास वी तो है, मतलब ईएमएफ ही हमारे पास है 3.4 वोल्ट है। पहले हम इसका रेजिस्टेंस जो आउटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो पता करते हैं। अगर करंट इससे जाता है तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक सीधा 30 ओम से होते हुए जाए और दूसरा 15 ओम से होते हुए जाए, यानी ये 15 ओम सीरीज़ में है। तो हम टोटल में कैसे निकालेंगे, पहले हमने निकाला सीरीज़ वाला पार्ट, दैट इज़ 15 + 15 13 होता है, ये पार्ट निकाल दिया। उसके बाद में हमने पैरेलल का निकाला कि एक 30 में दूसरा भी 30 में, इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 15 ओम। ठीक है, अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, EMF = I और ब्रैकेट में हमने लिखा R+R, दैट इज़ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें EMF 3.4 दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अभी अभी हमने निकाला टोटल 15 ओम है, इंटरनल दिया हुआ है फिगर में 2 ओम है यानी 17। तो I की वैल्यू होगी 3.4 डिवाइडेड बाई 17 यानी कि 0.2 एम्पियर, ये आ गया हमारा करंट। नेक्स्ट पूछ रहा है कि वोल्टेज निकालो, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज यानी कि हम सिर्फ बाहर का रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे और ओम्स लॉ V = IR यूज़ करते हैं। I अभी अभी निकाला है 0.2 एम्पियर, बाहर का दैट इज़ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ओनली 15, तो आया हमारा आंसर 3 वोल्ट। ओके, नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस भी दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर भी दिया है। ऐसा ही सम मैंने जो अभी कैलोरीमेट्री के सम्स करवाए जस्ट एग्जाम के पहले, सेम ऐसा ही सम करा था मैंने। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो ये सम आई थिंक, अगर ये क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट किया है तो ये सम करेक्ट होना चाहिए आपका। देखते हैं ये सम हम कैसे करेंगे। तो यहाँ हीट एनर्जी हमको क्या क्या चाहिए, पहले तो मेल्ट कराने के लिए यानी कि ml, और फिर वाटर जब बन जाए 0 पे तो उसको 100 डिग्री तक पहुँचाने का यानी mc∆T। तो वही मैंने सॉल्व किया, ml का mc∆T का सब इंफॉर्मेशन दिया है, इसको सॉल्व किया, मेरा आंसर आया 151200 जूल यानी 1,51,200 जूल आंसर आएगा। नाउ 9 पार्ट 2 का ए है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। नंबर बी है नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर को बनाने के लिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं, तो मटेरियल कॉपर हो गया। सी राइट वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल चोजन फॉर मेकिंग अ कैलोरीमीटर। तो एक तो कॉपर का ये लिख सकते हो कि इसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, या फिर अगर आपने लिखा हो कि इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो है ही, बट कुछ भी एक यूज़ करो। नंबर 3 है द डायग्राम बिलो शोज अ कार्डबोर्ड ऑन विच आयरन फाइलिंग्स आर केप्ट। A wire bent in the form of a loop is seen passing through the cardboard. When current flows through it, the iron filings arrange themselves as shown below. ठीक है, और अब हमको पार्ट ए में बोल रहा है स्टेट द पोलैरिटीज ऑफ द बैटरी एट ए एंड बी। तो ज़रा इस लूप की तरफ अगर हम ध्यान दें कि जो लेफ़्ट वाला जो पार्ट है जहाँ ये वायर निकल रहा है या घुस रहा है जो भी, और दूसरा बी पार्ट है मान लो, तो पहला जो लेफ़्ट वाला पार्ट है वहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, यानी कि अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स तब वो फोल्ड होती है जब हमारा थंब ऊपर होता है। इसका मतलब यहाँ से तो करंट ऐसे जा रहा है अपर डायरेक्शन में, ठीक है, अपर डायरेक्शन में ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे गया होगा,
इसका मतलब इधर से ऐसे गया, नीचे की तरफ गया, तभी यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। फिर अगर वायर को हम नीचे की तरफ देखें तो नीचे ऐसे गया होगा, ये एरो हम सारे पता कर सकते हैं अब तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हमको पता चल गया कि ए से निकल रहा है, यानी कि ए तो है वो प्लस होगा और बी माइनस होगा, तो बैटरी की पोलैरिटी पता चल गई, ए पॉजिटिव टर्मिनल, बी नेगेटिव। नाउ नंबर बी पूछ रहा है स्टेट द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इफ एन आयरन रॉड इज हेल्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। अगर एक्सिस ऑफ द कॉइल में हम एक आयरन रॉड डाल देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है, तो स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। या फिर पूरा लिख सकते हो, ऑब्वियसली पूरा ही लिखोगे कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। नाउ पार्ट सी है स्टेट वन वे टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द कॉइल। कॉइल की पोलैरिटी चेंज करें, उसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे तो पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। और नंबर टू है डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप कर सकते हो बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट। अब डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट कैसे कर सकते हो, या तो या तो वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो रखा हुआ है तो यहाँ के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हो, तो बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, तो बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। या फिर हम जो बैटरी है वो भी कम पावर का ले सकते हैं, कम पावर मतलब कम वोल्टेज का ले सकते हैं, तो कम वोल्टेज की बैटरी होगी तो करंट भी कम जाएगा, तो कैसे भी हम अमाउंट ऑफ करंट कम कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा सेक्शन बी, यानी पूरा फिजिक्स का पेपर सॉल्व्ड। आई होप तुम लोगों ने अच्छा किया है सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन बी के कुछ एक पार्ट थोड़े से ट्रिकी थे, बट चॉइस था और चॉइस के हिसाब से मुझे सेक्शन बी ठीक लगा। यानी आप चूज़ कर सकते थे जिसमें आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको, या जिसके ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत इजी थे, क्योंकि काफ़ी कुछ बहुत इजी थे, कुछ एक इसमें भी वही लॉजिकल थे जैसे सेक्शन ए के थे, लेकिन चॉइस होने के कारण सेक्शन बी आई होप थोड़ा इजी रह गया होगा आप लोगों के लिए सेक्शन ए के मुकाबले। पर पेपर कैसा भी हुआ हो फिज़िक्स का, अब उसको लेकर के मत बैठना, और आगे आने वाले जो भी पेपर्स हैं उनकी तैयारी करना। याद रखो कि अभी साइंस का सिर्फ एक ही पेपर हुआ है, 2 पेपर अभी भी हमारे हाथ में। अगर फिज़िक्स ख़राब हुआ है और आप साइंस पे डिपेंडेंट थे मार्क्स के लिए, तो अभी भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, उसमें अच्छा स्कोर करो, जिससे कि साइंस का ओवरऑल मार्क्स जो है वो अच्छा रहे। सो आई होप आप केमिस्ट्री की तैयारी करने में लग गए होंगे। केमिस्ट्री का भी जब पेपर होगा तो उसके भी सॉल्यूशन लेकर के मैं आऊँगी। अंटिल देन, बाय बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।